बच्चों, पेड़ किसे नहीं अच्छे लगते। आप भी तो बचपन में पेड़ों पर चढ़कर कभी अमरूद और कभी आम और कभी दूसरे फलों का मज़ा लेते होंगे ना। और गर्मियों में पेड़ों पर सुखद अनुभव करना बहुत ही अच्छा लगता होगा। क्यों? क्योंकि चिड़िया, कबूतर वहाँ पे पास में आपके तोता मैना अपनी घोंसला बनाए हुए होते हैं और उनको लगता है अरे ये हमारे पास में कौन आ गया है। और ऐसे समय में अगर आपके फादर ये कहें कि सारे पेड़ों को काट दिया जाए, जितने भी अड़ोसी पड़ोसी या जितने भी किराएदार हैं उनको हटा दिया जाए, तो कैसी फीलिंग्स आएगी आपके मन में? क्या आपको अच्छा लगेगा कि आपका जो सबसे प्रिय पेड़ है उसे काट दिया जाए? नहीं लगेगा ना। तो वही चीज़ दिलीप चित्रे सर को भी नहीं लगी। दिलीप चित्रे सर हैं पोएट। जी हाँ, आज हम कवर कर रहे हैं हमारी पोएम फैलिंग ऑफ द बनियान ट्री विच इज़ रिटन बाय दिलीप चित्रे सर। दिलीप चित्रे सर इंडियन हैं और बड़ौदा से बिलोंग करते हैं। और क्या क्या इनके लिए खास है? सबसे बड़ी खास बात तो ये है कि ये प्रकृति के बहुत नज़दीक अपने आप को फील करते हैं और इनको अपने आप को हरियाली के निकट रहना बहुत सुहाता है। ये अपने आप को चाहते हैं कि मैं एनी टाइम ग्रीनरी के पास में रहूं और इसके लिए ये अपने डैडी से भी कुछ पॉइंट आउट तक बहस भी करते हैं, बट क्या वो सक्सेस हो पाती है? ये जो पोएम है ये दिलीप चित्रे सर की ऑटोबायोग्राफी ही हम कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस पोएम में उन्होंने अपनी स्वयं की, अपने घर की परिस्थितियों की बात की है। तो शुरू करें हम इस पोएम का पार्ट फर्स्ट। ओके, टुडे वी आर टेकिंग about the poet, poem and literary devices. But first of all I am requesting to all of you कि आप अपने अपने कॉपीज़ और बुक्स पास में लेके बैठें। क्यों? क्योंकि कई चीज़ें होती हैं जो आपको नोट डाउन करना बहुत ही ज़रूरी है। लेट्स स्टार्ट विद द पोएट। पोएट की अगर हम बात करते हैं, चित्रे सर की अगर हम बात करते हैं, तो हम क्या देखते हैं? दिलीप पुरुषोत्तम चित्रे was born on 17 September 1938 in बड़ौदा। कहाँ पे इनका बर्थ हुआ था? बड़ौदा में हुआ था। और कब हुआ था? 1938। 1938 से आप अनुभव कर रहे होंगे कि ये आज़ादी से पहले की बर्थ की बात हो रही है। He was one of the foremost Indian poets and critics to emerge in the post independence India। और आज़ादी से पहले इनका नाम प्रमुखता से लिया जाता था एज ए इंडियन पोएट और क्रिटिक। तो यहाँ पे जब हम कहते हैं दिलीप चित्रे सर की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, तो ना सिर्फ ये पोएट हैं, ना सिर्फ ये क्रिटिक्स हैं, इनके अलावा भी इन्होंने बहुत कुछ अपने आप में हासिल किया है। हम देखते हैं अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ वेरी इम्पॉर्टेंट बाइलैंग्वेज राइटर्स राइटिंग इन मराठी एंड इंग्लिश, ही वॉज ऑल्सो टीचर, पेंटर एंड फिल्म मेकर एंड अ मैगजीन कॉलमनिस्ट। तो ना सिर्फ ये पोएट थे, ना सिर्फ ये क्रिटिक थे, इनके अलावा भी अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने बाइलैंग्वेज लैंग्वेजेस पे भी लिखा है। फॉर एग्जांपल मराठी, फॉर एग्जांपल इंग्लिश में इनको महारत हासिल है। ये एक टीचर के रूप में, एक पेंटर के रूप में, एक फिल्म मेकर के रूप में तो काम करते ही करते हैं, साथ में ही इन्होंने मैगजीन्स में कॉलम्स लिखने का भी काम किया है। तो हम कह सकते हैं दिलीप चित्रे सर का दैट he is a versatile image person. चित्रे has also written short stories and critical essays। चित्रे सर की खूबियाँ यहीं पे फिनिश नहीं होती है बच्चों, इन्होंने बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज़ भी लिखी हैं। और अगर हम बात करें एसेज की, तो इनके जो एसेज हैं वो भी अपने आप में बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करते हुए लिखे गए हैं। An anthology of Marathi poetry 1945 to 1965 is one of his most important works of translation। इन्होंने क्या किया? मराठी की जो पोएट्रीज़ थी 1945 से लेके 1965 तक, तो इन्होंने मराठी पोएट्रीज़ को ट्रांसलेशन करने का काम किया। ये
बहुत आसान चीज़ नहीं होती है बच्चों कि आप पोएट्री को दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करें और उसकी थीम को, उसकी गहराई को भी बनाए रखें। बट दिलीप चित्रे सर इज़ द बेस्ट पर्सन फॉर दिस वन। ही सीज पोएट्री एज एन एक्सप्रेशन ऑफ द स्पिरिट। और इनका मेन क्या होता था, हर चीज़ से हमें सीख मिलती है। सेम हेयर, ये जो पोएट्री है, इनका पोएट्री का एक्सप्रेशंस है, ये हमें क्या करता है, स्पिरिटफुल बनाता है। अगर हम इनकी बुक्स की बात करते हैं तो मैं यहाँ कुछ एक बुक्स का वर्णन कर रही हूँ, जबकि मैं आपको बता चुकी हूँ एसेज, शॉर्ट स्टोरीज, ट्रांसलेटर के रूप में, क्रिटिक के रूप में, कॉलमनिस्ट के रूप में इन्होंने बहुत काम किया है। एज इज़ इनकी बहुत इम्पॉर्टेंट बुक है। और वेयर इज सेलेक्टेड इंग्लिश पोएम्स 1964 टू 2007 का एक इनका कलेक्शन है, वेयर इज़। तो इसमें इन्होंने अपनी इंग्लिश पोएट्री को इंक्लूड किया है। इसके अलावा द बॉम्बे क्वार्टेट भी इम्पॉर्टेंट बुक्स में शुमार होती है इनकी। हर व्यक्ति की बुक्स जो हैं वो उसको पहचान बना देती है, उनके जीवित रहते हुए भी और उनकी मृत्यु के बाद में। तभी तो हम पढ़ रहे हैं, जबकि हम क्या देखते हैं, ही वॉज डाइड ऑन 10 दिसंबर 2009 इन पुणे। पुणे में इनकी डेथ हो गई थी 2009 में। बच्चों, हम क्या देखते हैं, इनका ये जो वर्क है ये हम अभी तक पढ़ रहे हैं। इसीलिए कहते हैं अच्छा काम करोगे तो मृत्यु के बाद में भी याद रखे जाओगे। आप कलाम साहब को कभी भी नहीं भूलेंगे। एक अखबार बेचने वाले बच्चे से उन्होंने राष्ट्रपति बनने तक की यात्राएं की थी। तो ये जो चीज़ें हैं ये हर इंसान को अलग बनाती है। और दिलीप चित्रे सर की जो बरगद के पेड़ को बचाने की मुहिम है वो भी इनको सबसे अलग बनाती है। क्यों? क्योंकि इनकी जो फीलिंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं। 200 ईयर्स ओल्ड बनियान ट्री है और उसको, उसके जो फादर हैं, मैंने आपको बताया इट इज़ एन ऑटोबायोग्राफी, तो उसको काटने की मुहिम चल रही होती है, उसी की ये पोएम है। सबसे पहले हम अगर समरी पढ़ते हैं तो मैं आपको समरी में इस चीज़ को क्लियर कट बताती हूँ बच्चों की इनकी जो इनर फीलिंग्स हैं वो क्या कहना चाहती हैं। दिस पोएम हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द कलेक्शन ट्रेवलिंग इन अ केज पब्लिश्ड इन 1980। 1980 में दिलीप चित्रे सर का एक पब्लिकेशन आया था, क्या नाम था उसका, ट्रैवलिंग इन ए केज। उसी कलेक्शन में से इस पोएम को हमने इंक्लूड किया है, हमारे सिलेबस में यह ली गई है। Poem focuses on a particular time in a family's history when a drastic decision has to be made by the father. फादर के द्वारा एक बहुत ही ड्रास्टिक डिसीजन लिया गया और वह जो ड्रास्टिक डिसीजन है वो पूरी फैमिली को डिस्टर्ब कर रहा है। और हम कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम उनकी फैमिली में आया था, उस पर्टिकुलर टाइम को उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में, अपने इस पोएम में मेंशन किया है। दिस डिसीजन इन्वॉल्व्स द डिमोलिशन ऑफ हाउसेज ऑन अ हिल एंड द कटिंग डाउन ऑफ अ ह्यूज ट्री which has stood for the centuries in the same spot। हम क्या देखते हैं, दिलीप चित्रे सर का जो घर है वो एक पहाड़ी के ऊपर है, हिली एरिया में है। और वहाँ पर इनका जो, इनके फादर का डिसीज़न होता है, क्या डिसीज़न होता है, टू कट ट्रीज़। और इसके लिए वो क्या करते हैं, अपने जो टीनेंट्स होते हैं, जो किराएदार होते हैं, उनको भी वहाँ से घर खाली करने के लिए बोल देते हैं। और वहाँ पे क्या हो रहा है, डिमोलिशन ऑफ हाउसेस हो रहा है, हाउसेस को भी तोड़ा जा रहा है। कटिंग ऑफ अ ह्यूज ट्री, यस, बड़े पेड़ को तो काटा जा रहा है जो कि सेंचुरीज से, नियर अबाउट ये माना जाता है कि 200 साल पुराना बरगद का पेड़ है। उस पेड़ को दिलीप चित्रे सर के फादर कटवा रहे हैं। द पोएम डिस्क्राइब्स द लव ऑफ पोएट फॉर ट्रीज एंड नेचर। हमने आपको बताया था कि दिलीप चित्रे सर जो हैं वो नेचर के बहुत करीब हैं, उनको ट्रीज़ बहुत पसंद है। तो यही बात दिलीप चित्रे सर को हर्ट करती है कि उनके जो फादर हैं वो ग्रीनरी को कट करवा रहे हैं। और ये जो पोएम है ये दिलीप चित्रे सर की पेड़ों के और प्रकृति के
प्यार को समर्पित है। He is sad about the cutting down of the trees in his own house। और जो व्यक्ति प्रकृति को प्यार करे, और हम ये कहते हैं उसी नेचर में और उन्हीं के घर में एक पेड़ को काटा जा रहा है, कई पेड़ काटे गए, बट इस पेड़ से उनका जो अटैचमेंट है वो बहुत ज़्यादा है और यह चीज़ उनको बहुत ही ज़्यादा दुख ही महसूस करा रही है। बहुत सारे पेड़ उनके खुद के घर से कट रहे हैं। He compares it with that of murdering any human being। कितनी बड़ी बात कही गई है बच्चों कि दिलीप चित्रे सर जो पोएट हैं वो पेड़ों की काटने की बात को किससे कंपेयर कर रहे हैं? ये कंपेयर कर रहे हैं कि मेरे फादर क्या कर रहे हैं, ह्यूमन बींग्स का मर्डर करवा रहे हैं। बिकॉज हम क्या कहते हैं, पेड़ हमें बहुत कुछ देते हैं। इट मीन्स हम भले उनको कह सकते हैं कि वो बोल नहीं सकते हैं, वो महसूस नहीं कर सकते हैं, बट हमें जो उनका डेली हमारे जो किचन है वो हम कह सकते हैं कि पेड़ों के बिना अधूरी है। क्यों? क्योंकि सब्जियां जो अलग अलग रूप में हमारे पास में आ रही है। क्यों? क्योंकि हम जो भी अनाज खा रहे हैं वो किसकी वजह से हो रहा है? पेड़ पौधों की वजह से ही तो वो हमारे किचन्स में आ रहा है। तो ये जो चीज़ है ये इनको इतना हर्ट करती हैं कि वो ये कहते हैं कि घर के पेड़ कटने का मतलब है मेरे जो डैडी हैं वो क्या कर रहे हैं, वो ह्यूमन बींग्स का मर्डर कर रहे हैं। He is against cutting down the trees and buildings, concrete jungle instead। और उनके डैडी क्या कर रहे हैं, जो बिल्डिंग्स हैं उनको भी हटा रहे हैं, नई बिल्डिंग बनाना चाहते हैं वहाँ पे, और जो कटिंग डाउन द ट्रीज, पेड़ों को काटना। पेड़ों की कटिंग से डिप्रेस होके ही दिलीप चित्रे सर जो हैं वो बहुत ही हर्ष फील कर रहे थे और उन्होंने इस पोएम को लिखा होगा। पोएट कंसर्न्स ओवर इकोलॉजी एंड ग्रेव कंसर्न्स फॉर नेचर। और पोएट जो हैं वो इकोलॉजी में भी बिलीव करते हैं, वो इकोलॉजी को भी रीड आउट कर रहे थे और वो कंसर्न थे बहुत ज़्यादा। और कंसर्न किससे थे बच्चों? कंसर्न थे नेचर से, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में आपको बताया जो पोएट हैं वो नेचर के बहुत ज़्यादा करीब थे। इस पोएम में कई सारे लिटरेरी डिवाइसेस का भी यूज़ किया गया है। क्या है, मेरे साथ में ज़रूर पढ़ें बच्चों, बिकॉज दिस वन इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी पोएम। लिटरेरी डिवाइसेस में हम सबसे पहले क्या देखते हैं, इन द शेप ऑफ द बनियान ट्री देयर इज़ द सिंबल ऑफ फैमिली इटसेल्फ। बनियान ट्री के रूप में हम किसका सिंबल देख रहे हैं? एक परिवार का सिंबल देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने क्या देखा कि बनियान ट्री जो है वो 200 साल पुराना है और बहुत ही बड़े एरिया में फैला हुआ है। इमेजरी इज क्लियर इन द पोएम। पोएम में किसका यूज़ किया गया है? इमेजरी का यूज़ किया गया है, कल्पनाशीलता का भी यूज़ किया गया है। द स्पीकर हैज़ टू इमोशंस, टेरर एंड फैसिनेशन। जो पोएट हैं, जो स्पीकर हैं, उनमें दो तरह के इमोशंस चल रहे हैं। पहला तो है टेरर, दूसरा है फैसिनेशन। तो टेरर क्यों है, पहले हम उसके बारे में बात करते हैं। द फॉर्मर बेस्ड ऑन सैडनेस एंड फियर फॉर द फ्यूचर। क्यों था उनके दिमाग में टेरर? क्योंकि वो जो है वो उनको दुखी कर रहा था पेड़ का कटना, और उनका जो फियर है फ्यूचर के प्रति, भविष्य के प्रति उनका जो डर है वो बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा था। सेकंड चीज़ हमने बात की फैसिनेशन की, तो हम देखते हैं द लेटर ऑन द ऑसम साइट ऑफ अ मासिव ट्री कम्स क्रशिंग अराउंड। सबसे बड़ी बात है, बहुत ही बड़े एरिया में जो बनियान ट्री है वो लगा हुआ था और वही चीज़ उनको हर्ट कर रही थी कि क्यों इसको काटा जा रहा है, क्यों इसके अलावा भी इतने सारे जो ट्रीज़ हैं उनको डैडी कटवा रहे हैं। एक और अगर हम बात करें पोएम किस रूप में लिखी गई है, तो हम क्या कहेंगे, फ्री वर्स के रूप में, मुक्त छंद के रूप में लिखी गई है। दिस इज़ अ फ्री वर्स पोएम ऑफ 3 स्टेंजाज विद 25 लाइन्स इन टोटल। 3 स्टेंजाज में है और 25 लाइन्स में इस पोएम को इंक्लूड किया गया है।
फ्री वर्स है, मुक्त छंद के रूप में ये इंक्लूड की गई है, इसीलिए देयर इज़ नो सेट राइम स्कीम एंड द मीटर। हम मीटर की बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं, मीटर इन अमेरिकन इंग्लिश। अमेरिकन इंग्लिश में हम मीटर की बात करते हैं। और राइम स्कीम जब हम कहते हैं फ्री वर्स में लिखी गई है, तो फ्री वर्स में लिखी गई, इट मीन्स देयर इज़ नो राइम स्कीम एंड मीटर यूज्ड इन दिस पोएम। Vary somewhat bringing different rhythms to each line। भले ही यहाँ पे मीटर नहीं है, राइम स्कीम नहीं है, बट क्या है यहाँ पे हम देखते हैं वेराई समवॉट ब्रिंगिंग डिफरेंट रिदम्स। अलग अलग लाइन में अलग अलग रिदम्स को यूज़ करके पोएट ने अपनी पोएम को प्रभावशाली बनाया है। तो बच्चों लिटरेरी डिवाइसेस की बात की हमने, बच्चों हमने बात की पोएम की समरी की और हमने बात की पोएट की। तो दिलीप चित्रे सर के संग क्यों ना हम भी हिली एरिया में चलें और उनके संग ही इस पोएम को पढ़ें कि कैसे किन परिस्थितियों में उन्होंने इस पोएम को लिखा होगा। बट वेट, हम मिलेंगे अगले पार्ट में स्ट्रेंजा एक्सप्लेनेशंस में, और स्ट्रेंजा एक्सप्लेनेशंस में हम दिलीप चित्रे सर के संग पहाड़ों की सैर करेंगे और कैसे उनका जो दुख है, दर्द है पेड़ों के कटने का, उसे महसूस करेंगे। तब तक बने रहिए बिंदु के साथ। नमस्कार।